Hi everyone and welcome to the session. I hope everyone is doing good. And आज मैम आप सबके साथ कॉम्बैक की सोल्यूशन डिस्कस करेंगी. ऑल द 15 साइंस के जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम. सो नोट कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक साथ में रख लीजिए और आज प्रॉपर ढंग से हम एक एक करके सबका सोल्यूशन आज डिस्कस करेंगे. चलते हैं आगे. एंड माय नेम इज स्मृति. आई एम ए साइंस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी 6 channel and this is my introduction. I have done my masters in chemistry from Jamia Hamdard. I'm a bachelor's from Delhi University. I have 6+ experience now from 6 to 12 classes and I am here now to clear all your doubts. Okay, so SM Rana is my code. You can use this code to get 10% off. कभी भी आपको चाहिए हो 10% तो आप ये कोड डालिए, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है. सो यूट्यूब स्केड्यूल मेरा फ्राइडे को हमेशा 5 and 7 PM रहेगा एंड मंडे टू संडे डेली बेसिस पे 11 and 7 PM रहेगा, सिर्फ फ्राइडे छोड़ के. एंड टेलीग्राम में जो बच्चा नहीं है वो लिंक ढूंढ सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो ज्वाइन द ग्रुप ऑप्शन आ जाता है, आप ज्वाइन कर लीजिए. अगर आप पे टेलीग्राम ऐप नहीं है तो उसको जरूर डाउनलोड कीजिए. फॉर ऑल दी अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप आपको पक्का फायदा देगा, सो दैट आप पे अपडेट्स पहले पहुंच जाए. ठीक है. ओके, आस्क इट आउट फीचर एक बहुत ही अच्छा फीचर है. सब फीचर में से ये फीचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल लगता है. ये अनअकैडमी की तरफ से आप सबके लिए, आप सारे स्टूडेंट्स के लिए है. 24/7 अवेलेबल होगा, ये पूरा खुला रहेगा 24/7, अनलिमिटेड है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. You have to use this feature on Unacademy Learning app. You can crop the photo of a particular doubt, send it and you will get a video solution there only. कुछ टाइम लगेगा, बस विद इन मिनट्स आपको वहीं पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर डाउट्स कि कब सॉल्व होंगे कब नहीं. लाइक मैम अगर लाइव सेशन में नहीं है सो कौन सॉल्व करके देगा आपको. सो आप तब आस्क डाउट फीचर जरूर यूज कर सकते हैं. चलिए, कॉम्बैक्ट जिसकी आज हम बात करने वाले, जो आपका पिछला कॉम्बैक्ट हुआ था संडे को, उसके सोल्यूशन की आज हम बात करेंगे. आप जो कमिंग संडे आ रहा है उसमें भी आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे आपके साइंस के. सो आई वांट यू कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो. हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स का वन शॉट ऑलरेडी कर लिया है फॉर ऑल द 6 स्टूडेंट्स. 6, 7, 8 का हमेशा आपका वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट दैट इज योर कॉम्बैक्ट हमेशा होता है संडे को 12 बजे. आप सबको बताइए संडे को हमेशा 12 बजे आपका कॉम्बैक्ट होता है, 12 PM संडे. तो भूलना नहीं, इस बार भी संडे को 12 बजे बिल्कुल फ्री रहना है और 12 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा. जैसे ही मैम की क्लास खत्म होती है 11 से 12 बजे आपका कॉम्बैक्ट शुरू हो जाता है 45 मिनट्स के लिए. एंड दे विल बी 30 क्वेश्चन अगेन, 30 क्वेश्चन होंगे, 15 साइंस के, 15 मैथ्स के, जैसे हमेशा होता ही है. एंड ऑल्सो एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एनरोल कर लीजिए. अगर आपने नहीं कर रखा है इस संडे के लिए जरूर एनरोल करना. ठीक है. स्कॉलरशिप्स है, बहुत सारे प्राइजेस है, तो क्यों मिस करना, राइट. बाकी सोल्यूशंस हम जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक, जो भी आपका इस बार कॉम्बैक्ट रहेगा. आज हम पिछले कॉम्बैक्ट का डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो एनरोल करने के लिए आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके ओके. बग्स बाउंटी क्या है? बग्स बाउंटी इज फॉर ऑल द लर्नर्स. जो भी आपको इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है किसी भी वीडियो का बाय अनअकैडमी, यू कैन एक्चुअली रिपोर्ट दैट वीडियो एंड क्लेम योर प्राइज. तो इसका भी फॉर्म लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. ओके, so talking about Unacademy Combat questions, there were around 15 questions for your science and 15 for your maths. I'm sure maths का आप maths educator से पूछ सकते हैं, but for the 15 questions जो साइंस की तरफ से थे वो मैं आज आपके सामने सॉल्व करूंगी. टोटल क्वेश्चंस आपके अराउंड 10 थे आपके इजी. ठीक है. एंड 3+2 दैट मीन्स कि आपके जो मीडियम एंड हार्ड लेवल वाले थे वो 5 थे. ठीक है. तो जो इजी वाले थे आपके, जो आपके इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाले थे वो सिर्फ 10 थे एंड बाकी बचे 5-15 में से वो आपके मीडियम या हार्ड लेवल पे थे. ठीक है. सो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका बहुत अच्छा गया था ये कॉम्बैक्ट और 15 क्वेश्चन में से आपके 10 तो पक्का थे और जो ये 5 थे उसमें थोड़ा बहुत फर्क आया होगा क्योंकि वहीं से डिसाइड होते हैं रैंकर्स, वहीं से डिसाइड होते हैं टॉपर्स, जो मीडियम और हार्ड लेवल को भी क्रॉस कर जाते हैं. लेट्स सी, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन आप सबके सामने था कि सनी इज हैविंग सिम्टम्स लाइक वीकनेस, थकावट, फैटीग, लॉस ऑफ वेट, पेल स्किन से ही मेरे को समझ आ गया कि कौन सा सिम्टम है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एक्सेट्रा. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस टॉपिक इन डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस. ठीक है. आपके जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में एक पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज योर डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस. उसमें हमने इन सिम्टम्स की बहुत अच्छे से बात करी थी कि किस डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं.
राइट। सो वीकनेस, फैटिक, लॉस ऑफ वेट, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, फैटिक तो मोस्टली काफियों में होता है, बट एक पॉइंटर जिसमें मैंने फटाफट नोट कर लिया, दैट वाज पेल स्किन, दैट वाज पेल स्किन। ठीक है, बिल्कुल पीला सा पड़ जाती है आपकी स्किन, दैट मीन्स कि हमें लगता है कि ब्लड नहीं है जैसे स्किन में। ऐसा हमें तब लगता है जब आरबीसीज की कमी होने लगती है, जब आरबीसीज की कमी होने लगती है। अब आप सबको पता है कि आरबीसीज के अंदर एक प्रोटीन है, दैट इज हीमोग्लोबिन। आपके आरबीसीज के अंदर कौन सा प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन। एंड दैट हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑल द ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है आपकी बॉडी की, वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी। और वो हीमोग्लोबिन कैरी कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स। जब भी रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है, जब भी रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, दैट मीन्स कि आपको ये सब सिम्टम्स देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि तब क्या होगा, आपको थकान जल्दी होने लगेगी, आपको बॉडी में वीकनेस फील होने लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो रही है। ऑक्सीजन जो कैरी होना चाहिए पूरी बॉडी में, उसका स्पीड अप कम हो रहा है, आपका आई मीन स्पीड कम हो रही है। दैट मीन्स कि ये सिम्टम उसी से रिलेटेड है। तो सनी को जो सिम्टम्स हो रहे हैं, डॉक्टर बनी ने क्या कहा? डॉक्टर बनी ने कहा आज टू ईट मोर एप्पल्स, आप थोड़े से एप्पल्स खाओ, दैट मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, थोड़ी ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स खाओ, सो दैट वो डेफिशिएंसी कम हो सके, आई मीन डेफिशिएंसी आपकी ठीक हो सके, सो दैट इज सिम्टम्स ना दिखे। सो आयोडीन गोइटर, क्या आपको लगता है जो गोइटर आयोडीन की कमी की वजह से होता है, क्या ये है आंसर? क्या रिकेट्स है आंसर जो हमें विटामिन डी की कमी से होता है? क्या आंसर एनीमिया है आयरन की वजह से? या स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से? आप सबको या आपने अच्छे से पढ़ा है कि एनीमिया एक विटामिन बी 12 और आयरन दोनों की कमी से आपको एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया दोनों की कमी से होता है, वन इज मिनरल जो कि आयरन है, एंड अनदर वन इज द विटामिन बी 12। ठीक है, तो यस द आंसर इज सी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है कि ये सारे सिम्टम्स मैच करते हैं एनीमिया डिजीज के, जो कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? जब भी आपकी बॉडी में आयरन और विटामिन बी 12, ये याद रखना, विटामिन बी 12 और आयरन की कमी से जब भी इन दो की चीजों की कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो आप पक्का देखोगे कि एनीमिया डिजीज होने के चांसेस होने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, एंड एम एन 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 ओ आर द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम न्यूट्रिएंट्स पे आ चुके हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है, आपका सारा फूड से रिलेटेड कि फूड कहाँ से आता है, फूड होते कौन से, आपके जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हमने बात करी थी बैलेंस डाइट में। सो हियर इट इज रिटन कि ओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयरमेंट। ठीक है, ओके, नॉट श्योर बट ठीक है, एम एन एन ओ, रिपेयरमेंट बोला है, ग्रोथ बोली है, ठीक है। while m and n are the sources of energy to the body, m और n है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो फटाफट मेरे दिमाग में आता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एनर्जी सोर्स, और आप सबको पता है एनर्जी सोर्स में दो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, एक है आपके कार्बोहाइड्रेट्स और एक है आपके फैट्स। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा m है कौन सा n है, पर इतना पता चल गया कि m और n इन्हीं दो में से। आगे बढ़ते हैं, O कैन बी ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड। अब इस पॉइंट पे मेरे को पता चल गया O क्या है, क्योंकि यहां पर लिखा है आपका अमीनो एसिड, क्योंकि यहां पर लिखा है आपका अमीनो एसिड, दैट मीन्स आप सबको पता है कि प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं आपके अमीनो एसिड से। ठीक है, लेट मी शो यू। ओके, जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है आपके अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स के अंदर एक आपका एलिमेंट होता है दैट इज योर नाइट्रोजन। सो बेसिकली ये है प्रोसेस, और अमीनो एसिड से आपके बनते सारे प्रोटीन्स जो भी आपकी बॉडी में है। सो दैट मीन्स अगर ओ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, तो जो प्रोटीन जिस चीज से बना है, तो टूटते वक्त भी वही चीज निकलेगी, है ना। सो इफ इट इज रिटन कि ओ को अगर मैं तोड़ू, तो प्रोटीन जो होगा आपका वो अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, तो पक्का ओ क्या आपका प्रोटीन। एंड ऑल्सो इट वॉज रिटन कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, तो इससे हमें फाइनल हो गया दैट ओ रिप्रेजेंट्स
protein in this question. Whereas N is difficult to digest. Now अब कहानी यहाँ पर आ गई है कि ये तो ठीक है, प्रोटीन हो गया मैम, बट M और N में से कौन सा कार्ब्स है, कौन सा आपका फैट है, राइट? तो अब देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे प्रोटीन लिख देती हूँ, राइट? और यहाँ पर देखते हैं N लिखा है डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. आप सबको पता है कि फैट्स एक ऐसी चीज है जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी रखती है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट ज्यादा एनर्जी फैट्स देते हैं. बट ऑल्सो ये भी एक फैक्ट है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. सच बोलूँ तो काफी डिफिकल्ट होता है फैट का. अगर मैं कंपेयर करूँ कार्बोहाइड्रेट से तो थोड़ा सा होता है. और ये भी फैक्ट है कि फैट से ज्यादा एनर्जी निकलती है. तो दो जो फैक्टर्स है वो दोनों लिखे हुए हैं. प्रोवाइड्स मोर एनर्जी एंड इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. तो इसका मतलब समझ आ गया मेरे को कि N इज योर फैट एंड दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट्स. अब मेरे को ऑप्शन ढूंढना था फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगता इसमें, मैं आपको स्लोली समझा रही हूँ. दैट डजंट मीन, यहाँ ध्यान रखना, मैंने O का अमीनो एसिड देखते ही प्रोटीन समझ गई मैं, इट इज प्रोटीन्स. एंड N डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट समझते ही मैं समझ गई ये फैट है, कार्ब्स एंड फैट के बीच में. ठीक है, सो यस. तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि N इज फैट? तीन ऑप्शन है, M इज कार्बोहाइड्रेट्स, B ऑप्शन. ठीक है, तो दिस वाज B ऑप्शन. O यहाँ पर प्रोटीन है, N इज फैट एंड M इज योर कार्बोहाइड्रेट्स. बहुत इजी था, सिंपल. अगर जैसे मान लो मैं इतना एक्सप्लेन ना करूँ आपको, सिंपल आपको ये चीजें नोट करनी थी. अमीनो एसिड, एनर्जी टू द बॉडी, तो M and N तो पता चल गया. Now here it is written difficult to digest and provides more energy. इतने एरिया में पता चल गया MNO क्या होता है, बस सिंपल. ठीक है, तो आई होप आपने करेक्ट करा हो. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? ये काफी इजी दिख रहा है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. इफ यू रिमेंबर, मैंने गेटिंग टू नो योर प्लांट से वन शॉट में आपको कराया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विनेशन. ठीक है, तो विनेशन और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है मैंने आपको ये भी बताया था, और वो वही ये क्वेश्चन में यूज कर रहा था. सो इफ यू टॉक अबाउट टैप रूट, तो जहां पर भी टैप रूट दिखता है वहां पर जो लीव्स के ऊपर विनेशन होती है, वेन्स का जो पैटर्न होता है, वेन्स का पैटर्न हमेशा होगा रेक्टिकुलेट, वेब लाइक स्ट्रक्चर. और जब भी फाइब्रस रूट्स होंगे जो कि आप इजिली उखाड़ सकते हो, उनमें हमेशा आपको पैरेलल विनेशन दिखती है, हमेशा लाइक ग्रास. ठीक है, so let's see कि कहाँ पर ये वाले रिलेशन यूज कर रखे हैं. रोहित फाउंड अ प्लांट विद बोथ टैप एंड फाइब्रस. ओके, मोहित फाउंड अ प्लांट विद मोहित पैरेलल विनेशन टैप रूट. नो, टैप रूट लिखा है तो रेक्टिकुलेट होना चाहिए. कैमी फाउंड अ प्लांट विद रेक्टिकुलेट विनेशन एंड टैप रूट. यस, रेक्टिकुलेट एंड टैप रूट इज द राइट आंसर. Rami found a plant with a reticulate venation and fibrous roots. बिल्कुल नहीं. So C was the correct answer. And let me erase this. इसमें तो टाइम नहीं लगेगा आपको. जैसे ही आपको रिलेशन पता है आप फटाफट से पढ़ के C ऑप्शन क्लिक कर दोगे. तो C ऑप्शन was the right option for question number 3. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये भी बहुत इजी है. दिस इज रिलेटेड टू योर डायग्राम, और ये आपके प्लांट्स एंड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, फ्लावर वाले पार्ट से आ रखा है ये. सो बेसिकली ये कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात कर रखा है. तो ये आपको देख के पता चल रहा है दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल. ठीक है, एंड द थिंग इज फर्स्ट वाला इज योर एंथर. दिस पार्ट इज एंथर. सेकेंड पार्ट वाज फिलामेंट. देन दिस पार्ट इज योर स्टिग्मा. ठीक है, ये ओवरी, ओव्यूल्स एंड दिस विल बी स्टाइल. ठीक है, एंड दिस इज ओवरी. 6 वाला है आपका ओवरी, और उसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स. दिस इज प्रिटी इजी, एक्चुअली इजी था. अब टाइमिंग के हिसाब से यू मस्ट हैव गॉटन 60 सेकेंड्स और 45 सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन. सो यस, इसका सोल्यूशन था आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट था. आपको दिखाने थे कि फर्स्ट का क्या है, सेकेंड कौन सा मार्क करूं, थर्ड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 और 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो ये सब आपको देखना था, और ऑप्शन में जहां पर भी करेक्ट लिखा हुआ था मैच, वो आपको क्लिक करना था, जो कि आपका था ऑप्शन नंबर सी. इट वॉज प्रीटी इजी. लेट्स मूव ऑन. और ये थोड़ा सा आई कैन से थोड़ा सा मीडियम लेवल था, बिकॉज दिस इज फ्रॉम योर ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन बॉडी से आपका क्वेश्चन, फ्रॉम बॉडी मूवमेंट्स में ह्यूमन बॉडी का ये पार्ट आता है आपका. नाउ
इसमें सबसे पहले जो आपको मार्क कर रखा है दैट इज योर क्लैविकल. You can also call it as collarbone. ठीक है, you can feel this collarbone. This is the collarbone. और इस सबसे टॉप पे जो नंबर 1 लिखा हुआ है दैट इज क्लैविकल, योर कॉलर बोन. इट वॉज ईजी. ठीक है, ये तो पहचान में आ गया. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में ही लिखा हुआ है सिर्फ क्लैविकल एंड कॉलर बोन. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड इज योर ब्रेस्ट बोन. दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन और यू कैन से स्टर्नम और यू कैन से स्टर्नम. Okay. Third part is the arm bone. Third part is the arm bone, which is between your shoulders and your elbow. This is known as the arm bone. और उसे एक और नाम से बुलाते हैं, that is humerus. That is humerus. And the fourth one is your vertebra. आप सबको पता है that 33 small छोटी छोटी bones, so that आप पूरा bend हो सकते हो, ऐसे हो सकते हो, या पूरा spinal cord जो है आपका उसमें बहुत छोटी छोटी bones है. So this was your vertebra. This was your vertebra. Okay. So it was pretty easy. अगर आपको कॉलर बोन और वर्टिब्रा या आपको अगर ह्यूमरस के बारे में पता है तो आपको क्लियरली ऑप्शन पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कंफ्यूजिंग था नहीं, इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर. नेक बोन में भी गलत कर सकते थे आप. वर्टिब्रा 2 जगह है और स्टरम भी आपके 2 जगह. तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती थी फर्स्ट एंड डी ऑप्शन में मे बी, बट आई थिंक इट वॉज प्रिटी क्लियर. अगर आपको इनमें से 2 भी पता होंगे ना तो आप पक्का ए ऑप्शन क्लिक करके आए होंगे. ठीक है, सो यस, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. बिल्कुल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ येलो से. सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ना एवरीबडी नोज कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, क्योंकि हमने अभी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में ये बात करी है. लेट मी शो यू. ना सोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट हैज 2 पार्ट्स, सॉल्यूट, सॉल्वेंट. इट वाज रिटन इन द क्वेश्चन कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. दैट मीन्स कि जो आपका पानी है उसको हम सॉल्वेंट में गिनते हैं. One minute. Yes. And here it is less amount. Okay. So as you can see, यहाँ पर क्या है, आपका जो सॉल्वेंट है उसकी हमेशा अमाउंट ज़्यादा होगी. इट विल बी इन मोर अमाउंट. अगर मैं पानी की बात करती हूँ, दैट मीन्स अगर मैं शुगर और पानी आपका मिला रही हूँ, ठीक है, अगर मैं शुगर और पानी आपका मिला रही हूँ, लेट मी रब दिस. ठीक है, तो आप सबको पता है, यस, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आप सबको पता है कि दिस विल बी इन मोर अमाउंट एंड दिस विल बी इन लेस अमाउंट, राइट. सो आप सबको पता है कि मैं शुगर और पानी का सोल्यूशन जब भी लेती हूँ तो इसको मैं कहती हूँ सॉल्वेंट, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में होता है, एंड शुगर को मैं बोलती हूँ सल्यूट, राइट. तो सल्यूट मीन्स कि जो आपके कम अमाउंट में होगा. आप शुगर कितना लेते हो? 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून. सॉल्ट कितना लेते हो? 1 टेबल स्पून, राइट. अगर आपको पानी में डिजोल्व करना है तो हमेशा पानी ज्यादा होता है, और ये शुगर और सॉल्ट जो भी आप सल्यूट ले रहे हो वो हमेशा कम अमाउंट में होता है. तो सल्यूट उसको कहते हैं कि जो 2 का आपने सोल्यूशन बनाया है उसमें हमेशा एक चीज कम होगी और एक ज्यादा अमाउंट में होगी. अगर ऐसा है तो हमेशा ज्यादा अमाउंट वाले को कहेंगे सॉल्वेंट. जिस भी लिक्विड में आप घोलना चाह रहे हो वो होगा आपका सॉल्वेंट, और जो चीज आप डिजोल्व कर रहे हो कम अमाउंट में, जैसे शुगर या सॉल्ट, दैट विल बी योर सल्यूट. उसे हम कहेंगे सल्यूट. सल्यूट इज लाइक शुगर. जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उसको फिट कर लो अपने माइंड में कि सल्यूट इज द लेसर अमाउंट वाला एंड सॉल्वेंट इज दी जिसको आप ज्यादा अमाउंट में रखते हो, एंड इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सोल्यूशन बन गया. बेसिकली सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज योर सोल्यूशन. एंड जैसे आप शुगर का सोल्यूशन बना रहे हो तो शुगर और पानी जो आपने ऐड किया है उस शुगर सोल्यूशन ही तो बना है आपका, चीनी पानी का घोल, राइट. तो यस, सोल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट. इसीलिए यहाँ पर लिखा है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बाय यूनिवर्सल बिकॉज यूनिवर्सल इसलिए कहा गया मोस्टली पानी में सब कुछ डिजोल्व हो जाता है.
अब बट व्हेन द अक्षय मिक्स ऑल दीज सब्सटेंसेस, उसको उनमें से कोई एक चीज डिजोल्व नहीं हुई। जैसे कि मैंने बोला कि मोस्टली सब डिजोल्व हो जाते हैं पानी में, बट कोई ना कोई चीज ऐसी रह जाती है जो डिजोल्व नहीं होती पानी के अंदर। अगर आप ऑयल डिजोल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं करेगा, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, सॉल्ट पार्टिकल्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। शुगर यस, कॉफी, नाइट्रोजन, लेमन यस, सोप, सॉल्ट, चिली पाउडर नो 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 नो, चिली पाउडर कभी भी जाके डिजोल्व नहीं होगी। इट्स लाइक टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर भी डिजोल्व नहीं होता पानी में और ना ही चिली पाउडर होता है। तो यहीं पर मेरे को पता चल गया कि डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, पक्का सी ऑप्शन है। तो चिली पाउडर ने गलती कर दी और चिली पाउडर है आपका ये वाला सी ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। जो उसको दिक्कत आ रही थी अक्षय को क्वेश्चन में कि एक सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हुआ पानी के अंदर, दैट विल बी चिली पाउडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यू जस्ट हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड फटाफट आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा सही है। डस्ट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, carbon dioxide is essential for rusting, no. Oxygen is responsible for the rusting. Smoke is produced by burning fuels, डी ऑप्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है. नाइट्रोजन इज वाइटल फॉर रेस्पिरेशन, विच इज रॉन्ग. ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर द रेस्पिरेशन. सो ऑक्सीजन दो जगह की स्टेटमेंट्स आपकी ऑक्सीजन वाली थी. एंड स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल, दैट इज करेक्ट. जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल और हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सो दिस इज योर सी ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. If X are the ones which break down the dead, decaying organisms, Z can make the food on their own. Y and Q both are consumers, but Q eats only Z. Okay. इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता, ये पक्का इजी निकलता है. ठीक है, मेन वर्ड्स और सेंटेंस पे जाते हैं. X के लिए बोला है कि उसे पसंद है डेड एंड डिकेइंग. डेड एंड डिकेइंग. ठीक है, ओके. फिर लिखा है कि Z कैन मेक देयर ओन फूड, तो मैं लिखूंगी ओन फूड. ओके. Y and Q both are consumers. Y and Q both are consumers. Y and Q both are consumers. ठीक है, बट आगे भी पढ़ लेती हूँ. बट Q eats only Z. अब यहाँ पर लिखा है Q सिर्फ Z को खाता है. आपको पता चल गया अगर Z ओन फूड लिखा हुआ है यहाँ पर, और ओन फूड हम सबको पता है कि ऑटोट्रॉफ जो कि आपके प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो इतना तो मेरे को पता चल गया प्लांट्स या ट्रीज में से कुछ है. ठीक है, जेड. और अगर क्यू सिर्फ जेड को ही खाता है, अगर क्यू एंड वाई में से दोनों कंज्यूमर्स थे ना आपके, ये क्या आपके कंज्यूमर्स, और अगर क्यू सिर्फ जेड को ही खाता है तो इट मीन्स कि वो सिर्फ प्लांट्स खाता है. और हम सबको पता है अगर वो सिर्फ प्लांट्स खाता है दैट विल बी योर herbivores. बिल्कुल सही, दैट विल बी herbivores. तो क्यू क्या है आपका, herbivores. ओके, रिमेंबर दिस. पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना, सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लिया करो. ऑप्शंस देखते हैं आपको आइडिया आ जाएगा आपको आंसर किस तरीके से देना है. ठीक है, सबसे पहले आप ऑप्शंस देखो और फिर सॉल्व करने बैठा करो. ठीक है, फिर आप मेन वर्ड्स ढूंढो और मेन सेंटेंस को छोटा छोटा करके लिख के आपका फटाफट आंसर निकल जाएगा. अभी मैं स्लो लिख रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करना चाह रही हूँ. क्यू इज योर हर्बीवोर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज योर वेयर एज वाई कैन ईट जेड एज वेल एज एनिमल्स. अच्छा ठीक है भाई, वाई को दोनों चलेंगे, जेड भी एंड एनिमल्स भी. तो मैं आप सबके लिए एक बार ये लिख देती हूँ. यहाँ पर एक्स का था डेड डिकेइंग. डेड एंड डिकेइंग सिर्फ एक ही का होता है जिसका कोई लेना देना नहीं है, डिकम्पोजर्स. देन दे टॉक्ड अबाउट योर जेड. ओन फूड से मेरे को समझ आ गया, और यू कैन से ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. देन दे सेड कि वाई और क्यू दोनों कंज्यूमर्स हैं, बट क्यू सिर्फ और सिर्फ जेड को खाता है. That means they are herbivores. अब बचता है सिर्फ Y.
तो y का लिखा था कि इट इज ऑल्सो कंज्यूमर बट इट इज ओके विद z ऑल्सो एंड एनिमल्स ऑल्सो। दैट मीन्स वो प्लांट्स को भी खा सकता है और एनिमल्स को भी। तो ये पक्का ओमनी वोर्स है। तो मेरे को इन शॉर्ट पता चल गया कि आपका Z ओमनीवोर्स है, ठीक है, Q आपका हर्बीवोर्स है, Z आपका ऑटोट्रोप्स है एंड आपका सबसे अलग है X, दैट इज डीकम्पोजर्स। तो X कहाँ का डीकम्पोजर्स है आपका? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। X सिर्फ एक ही जगह डीकम्पोजर्स था। आपको अगर एक भी पता चल गया ना तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है कि इट इज अ डीकम्पोजर। Q is herbivores, चेक कर लो, Y is omnivores, Z was green plants, बिल्कुल सही। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत जल्दी पता चल गया मेरे को एंड ऑप्शन इज योर B ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड रवि लावी कवि हैड 3 कंटेनर्स। जो मैटर कवि के कंटेनर में था इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ओके, कवि का कंप्रेस नहीं हो रहा था। देन वी हैव लावी, लावी का थोड़ा बहुत हो पा रहा था, ठीक है। देन वी हैव रवि, रवि का मैटर में बहुत वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंटेनर्स। ऑप्शन पहले देख लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ओके, फटाफट से मैं बताती हूँ। दिस इज क्वेश्चन, ये आपका कहाँ से है? स्टेट्स ऑफ मैटर से। वी ऑल नो आपके 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। आप सबको पता है कि सॉलिड जो पार्टिकल होता है उसके जो भी अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो काफी कम स्पेस में बिल्कुल अटैच्ड होता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि स्पेस होता ही नहीं है सॉलिड में। इफ यू टॉक अबाउट योर लिक्विड, तो लिक्विड में हल्का हल्का स्पेस आने लग जाता है। इफ यू टॉक अबाउट योर गैस, तो गैस तो बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ही स्पेस के साथ होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई गैस फैला दूं पूरे रूम में तो पूरा ऑक्यूपाई कर देगी इस रूम का वॉल्यूम, पूरा स्प्रेड हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, गैस जिस पार्टिकल से बना है उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होंगे, इंट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगी, तभी ये पास पास है। बट स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ये कंप्रेस नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? अगर मैं सॉलिड को देखो ऐसे ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करूँ या ऐसे करने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स कहीं पर भी स्पेस तो है नहीं। पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कॉम्पैक्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और सॉलिड के जितने पार्टिकल्स होते हैं अगर आप मारोगे भी तो इधर उधर साइड हिल नहीं पाते क्योंकि उनके पास कोई स्पेस ही नहीं है। लाइक फॉर सपोज मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, यहाँ पर भी कोई बैठा है, यहाँ पर भी कोई बैठा है। अगर कोई मेरे को बोलेगा प्लीज मूव फ्रॉम हेयर, तो मैं ऐसे ऐसे करके नहीं मूव हो पाऊंगी क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है। तो अगर आप मेरे को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे भी, देयर इज नो स्पेस टू स्प्रेड, ठीक है। तो सॉलिड कंप्रेस नहीं हो पाता। यहाँ अगर मारोगे भी तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, उल्टा हमारी लग जाएगी। बट क्या अगर आप किसी चीज से तोड़ना चाहोगे तो हाँ, फिर पार्टिकली आपका क्या होगा, फिर वो टूट ही जाएगा सॉलिड, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड, इफ यू टॉक अबाउट योर लिक्विड, इनके बीच में थोड़ा स्पेस आने लग जाता है। इतना स्पेस नहीं होता जितना गैस में होता है, बट यस स्पेस आने लग जाता है। तो ये थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं एक टू सम एक्सटेंट, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो अगर आप कंप्रेस करोगे तो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स इधर उधर हो जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट गैस, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा, और ये कहीं पर भी फैलाओ, किसी की भी वॉल्यूम ले लेते हैं, किसी की भी शेप ले लेते हैं। जैसे लिक्विड है, लिक्विड भी किसी का शेप ले लेता है, बट लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर आप बोल रहे हो 1 लीटर तो 1 लीटर ही होगा लिक्विड। लिक्विड अगर मैं यहाँ फैलाऊंगी तो पूरा रूम में नहीं फैल जाएगा, जितना मैं फैलाऊंगी उतना ही फैलेगा, राइट। पर अगर मैं गैस की बात करूं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इतनी स्पेस होती है, तो किसी के भी वॉल्यूम को ले लो ना, अगर मैं इसमें अभी पूरी गैस भर दूं ना तो थ्रू आउट गैस बढ़ जाएगी, पूरी गैस पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। बट अगर मैं लिक्विड इतना भरती हूँ तो लिक्विड इतना ही रहता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेट्स ऑफ मैटर कि ऐसा क्यों लिखा है और क्यों नहीं लिखा है। ओके, so this is not compressible, incompressible, ठीक है, this is L. Okay, incompressible, strong forces
and less space. इसमें क्या होगा? some space between particles. Second is compressible to some extent. यहां पर क्या होगा? हाईली कंप्रेसिबल, आराम से कंप्रेस कर सकते हो आप गैस को, क्योंकि स्पेस ही स्पेस है. एक्सपैंड भी उतना जल्दी होता है, स्प्रेड भी उतना जल्दी होता है वो, एंड बहुत सारी स्पेस होती है. आई एम नॉट राइटिंग दैट, बट येस, नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप. नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड ना ही शेप. ठीक है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप. इसकी बस डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट स्टिल नो डेफिनेट शेप. लिक्विड्स की भी कोई शेप नहीं होती है, आप जिस कंटेनर में डालोगे शेप ले लेंगे, बट या वॉल्यूम होती है डेफिनेट. ओके, बट इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड, दे हैव बोथ. उनका एक ही शेप होता है एंड एक ही साइज. ओके, सॉलिड तो जितना है वहीं पर फिट हो पाएगा जो उसकी शेप का होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं. तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है, अगर कवि का कंप्रेसिबल नहीं है तो सॉलिड होगा, और कवि का सॉलिड सिर्फ पहले और थर्ड ऑप्शन में था. लवी का फटाफट पता चल रहा था, इट वाज लिक्विड, तो ये सिर्फ सी ऑप्शन में ही है. तो लवी लिक्विड, कवि सॉलिड एंड रवि इज गैस. तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं. 10th क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना था. इट वॉज प्रिटी इजी. सॉलिड मेल्टिंग नहीं, यस यस, ठीक है ठीक है, मेरे को लगा फ्रीजिंग होगा. नहीं, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है ना, दैट विल बी मेल्टिंग. लिक्विड या गुड. गैस डिपोजिशन, ठीक है. लिक्विड सब्लिमेशन सॉलिड, नो नो नो. तो यही है आपका डी ऑप्शन. इनकरेक्ट बोला था, तो क्योंकि सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस. सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस जब आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड के थ्रू नहीं जाता, सॉलिड डायरेक्टली गैस की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी सब्लिमेशन. जो कि यहाँ बिल्कुल गलत दिखा है, यहाँ लिखा लिक्विड टू सॉलिड. द ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन. 11th क्वेश्चन. इफ स्नेल हैज मस्कुलर फुट एंड फिशेस हैव फिन्स इन देम, दैट मीन्स वो मूवमेंट की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कि मूवमेंट में जो हेल्प देता है उसकी बात वो कर रहे हैं. ठीक है, मूवमेंट की बात करें. बेसिकली मूवमेंट की हेल्प कहाँ से मिलती है एनिमल्स को? ठीक है, तो इफ दे आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, सो हमें जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दे रखा होता है वही कॉम्बिनेशन आपको, वही रिलेशन ऑप्शंस में भी ढूंढना होता है. इफ इट इज रिटन कि स्नेल का मस्कुलर फुट एंड फिशेस का फिन, तो आपको उतना ही कंसिडर करना है जितना क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है उन दो के बीच में. वही रिलेशन, सेम एग्जैक्ट रिलेशन आपको ऑप्शंस में ढूंढ के उसको टिक करना है. ठीक है, ओके. ये नहीं देखना मैम स्नेक्स में तो गिजर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में तो फेदर्स होते हैं, तो करेक्ट क्यों नहीं है. आपको रिलेशन देखना है कि कौन सा मूवमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, ओके. इफ आई टॉक अबाउट कॉकरोचेस, तो लेग्स एंड विंग्स उन्हें पक्का मूवमेंट में हेल्प करते हैं. अभी के लिए तो ये ठीक है. स्नेक्स एंड गिजार्ड्स, गिजार्ड इज यूज फॉर द डाइजेशन. बेसिकली हमें गिजार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज वी ग्राइंड मुंह से ही, तो वहां जरूरत पड़ती है. स्नेक्स और बर्ड्स हैं वो ग्राइंड नहीं कर पाते, राइट? तो उन्हें गिजार्ड्स की जरूरत पड़ती है. गिजार्ड्स का काम होता है टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंस फॉर द डाइजेशन, टू ब्रेक डाउन, टू ग्राइंड इट. ठीक है, तो ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस होता है वो काम गिजर्ड का होता है, और गिजर्ड पाया जाता है इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, बेसिकली फॉर द डाइजेशन. ठीक है, नॉट रिलेटेड टू द मूवमेंट. फेदर्स भी कुछ भी डिफाइन नहीं है. इफ विंग्स लिखा होता तो मे बी, बट फेदर्स का कोई रिलेशन नहीं है. तो ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं. तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज कॉकरोचेस, लेग्स एंड विंग्स बिल्कुल हेल्प करते हैं फॉर द मूवमेंट, और यू कैन से लोकोमोशन. 12th क्वेश्चन है आपका. एलिस स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर स्कूल टू होम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स वर ब्रोकन बाय हर? Let's see. She started walking opposite to the traffic on a sidewalk. That is correct. She was getting late, still she waited for the red light to cross the busy road. She waited for the busy road. That is good. She crossed the road on the zebra crossing. बिल्कुल सही, zebra crossing यूज करनी चाहिए हमें रोड क्रॉस करते वक्त. So no rules were broken by her, according to me.
डी ऑप्शन. Question number 13. Arrange the steps for the first aid of cuts and scraps. So basically, अगर आप फर्स्ट एड अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ होती है फर्स्ट एड अप्लाई करना. अगर हमें कोई भी छोटी मोटी चोट जो हमारी बॉडी में लगती है, हम सबसे पहले फर्स्ट एड किट लेके आते हैं, राइट? तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, तो लेट्स रीड देम. रिंस द वुंड विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर, कंसल्ट अ डॉक्टर, स्टॉप द ब्लीडिंग, wrap a clean bandage after applying ointment. First we will stop the bleeding. तो I guess this is third and fourth option. थर्ड होगा सबसे पहले. देन आई विल क्लीन इट विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से साफ करने की कोशिश करूंगी, सो दैट जो भी मिट्टी या किसी भी चीज़ से जो भी लगा हुआ है, जो भी डर्ट पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया कुछ भी है, सो पानी से कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत रिंस हो जाए. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ब्लीडिंग रोकूंगी और फिर पानी से उसे रिंस करने की कोशिश करूंगी. सो दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन. ओके, लेट मी रब दिस. ये पता नहीं कहाँ से लग गया. ओके, सो सेकेंड विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन. then what I will do, then I will apply some bandage या ointment लगाने की कोशिश करूंगी, कोई मेडिसिनल क्रीम लगाने की कोशिश करूंगी और बैंडेज लगाने की कोशिश करूंगी, सो दैट वो प्रॉपरली अच्छे से उसका बंद हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग हो सके. सो दैट विल बी फोर्थ. एंड लास्ट बचा आपका कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर वो आपकी इंजरी थोड़ी ज़्यादा वर्स हो रही है या ज़्यादा सीरियस है, तो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. ठीक है, तो यस, दैट विल बी योर सेकेंड ऑप्शन. ओके, तो सी ऑप्शन ही होगा क्योंकि थर्ड सिर्फ सी ऑप्शन में लिखा है पहले, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर 13 क्वेश्चन. 14th is arrange the statements into correct order for making a cotton fabric. We all know कि cotton fabric, this question is from fiber to fabric. हम सबको पता है कि पहले हम फाइबर बनाते हैं, फिर हम जाते हैं यान की तरफ, उसको ट्विस्ट करके, और फिर जाते हैं फैब्रिक की तरफ, राइट? सो फाइबर्स का क्या होता है कि फाइबर्स को तो पहले हमें फील्ड से निकालना पड़ता है ना? फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से क्लीन करते हैं फाइबर को, फिर लेके आते हैं उसे, सुलझाते हैं फाइबर्स को. उसके बाद आप यान की तरफ जाते हो, दो फाइबर्स को ट्विस्ट करते हो, फिर आप यान की तरफ जाते हो. फिर यान को हम वीविंग और निटिंग के थ्रू फैब्रिक में लेके आते हैं. दैट इज द फाइनल केस. अच्छा, सो हमें बस देखना था कि फाइबर्स के लिए कहाँ लिखा हुआ है. ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड ग्रोन इन एलुवियल सॉइल. तो सिर्फ बी और सी में ही थोड़ा सा ट्रेंड दिख रहा है मेरे को, जो ग्रोन से शुरू है, तो दैट विल बी फॉर फाइबर. उसके बाद गिनिंग लिखा है, उसके बाद स्पिनिंग लिखा है, उसके बाद वीविंग लिखा है, यहाँ रीलिंग और स्पिनिंग और वीविंग लिखा है. आई थिंक बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. दैट इज फ्रॉम द कॉटन वाला पार्ट. ये कॉटन से आपका, कॉटन का अगर आपको याद हो कि हम कॉटन बॉल्स पहले जब बर्स्ट होती है उनको निकालते हैं, फिर उनको गिनिंग प्रोसेस से साफ सुथरा करते हैं, मॉइस्चर हटाते हैं, सीड या डस्ट पार्टिकल्स हटाते हैं थ्रू द गिनिंग प्रोसेस. उसके बाद हम स्पिनिंग करते हैं सो दैट वी कैन मेक द यार्न, और वीविंग और निटिंग से वी मेक द फैब्रिक. कॉटन फैब्रिक हम वीविंग एंड निटिंग से बनाते हैं. दैट इज द लास्ट प्रोसीजर फॉर द फैब्रिक प्रोडक्शन. सो आई गेस दैट विल बी ऑप्शन. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन. इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना था. सो इसमें देखते हैं, एसिड रेन सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है. यस, दैट इज करेक्ट. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनकी वजह से आपका एसिड रेन होता है. ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है. इनकरेक्ट ढूंढना है मुझे, मैं हाईलाइट कर देती हूँ. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही. डिफॉरेस्टेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. Deforestation is reducing number of trees, right? Deforestation hurricane से भी हो सकता है, फायर हो सकती है, फॉरेस्ट फायर, पैरासाइट्स, फ्लड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी हम डिफॉरेस्टेशन हो सकता है फॉरेस्ट में. तो यस, वाइल्ड एनिमल्स का नहीं बोल सकती मैं, ये पक्का गलत है ऑप्शन. तो दैट विल बी योर डी ऑप्शन फॉर द 15th क्वेश्चन. आई होप आपने सारे आंसर सही टिक करे हो. अगर आपसे कोई गलती हुई भी है, नो वरीज, नेक्स्ट कॉम्बैक में आप पक्का परफेक्ट दोगे, आई नो दैट. ठीक है, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे कॉम्बैक के क्वेश्चंस यहाँ पर. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड ऑल द पीडीएफ्स you will get in the plus subscription. And also you can use my code to get 10% off. Iconic subscription में you get a personal mentor and live dot solution with the plus benefits. प्लस के बेनिफिट्स के साथ यू गेट अ पर्सनल मेंटोर एंड अ लाइव डाउट सोल्यूशन इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है, फ्रॉम 6 to 12 क्लासेस. आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 12 मंथ्स हो, 15 हो, 18 मंथ्स हो, नो कॉस्ट EMI है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज माई कोड हेयर.
SN राणा, दैट विल गिव यू 10% ऑफ. अगर यहाँ 15,000 है तो ये बिल्कुल 13,500 हो जाएगा जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे. दिस इज फॉर 6 to 12 क्लासेस, तो आप कभी भी कर सकते हो. आइकॉनिक में यू विल सी 12 मंथ्स हो, 15 हो, 18 मंथ्स हो. आप यहाँ पर 28,000 देख पा रहे हो, इसीलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. नो कॉस्ट EMI स्टिल, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपका 10% ऑफ लग रहा है. द ऑफर इज वैलिड टिल 25 जुलाई. अगर आप अभी लेते हो सब्सक्रिप्शन फॉर 12, 15, 18 मंथ्स, यू गेट 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और फ्री, और 2 महीने क्रिएटिव कॉर्नर भी फ्री. 24, 36 और 48 का लोगे तो 4 मंथ्स फ्री मिलेंगे, एंड 60, 70 और 84 में आपको 6 मंथ्स और फ्री मिलेंगे. There are some free special classes by everyone in test series on Unacademy Learning app. You can definitely go watch them daily basis पे, and you can use my code to unlock it. Thank you so much for watching. I hope आपको कॉम्बैक के सोल्यूशन जरूर समझ आए होंगे. Do share with all your friends and like the video and subscribe the channel for all the updates. Thank you so much. Please take care of yourself and let's crack it with Unacademy. Bye bye.